नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के जूनियर इंजीनियर केमिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल सॉल्यूशन सीरीज। इस सीरीज में हम हर क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ट्रिक्स बताएंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूला भी करवाएंगे। केमिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन इंजीनियरिंग आदि के क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो सारे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। हम लोग इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेके टेक्निकल डोमेन सारा हम लोग कवर करेंगे। इंग्लिश आप लोग को खुद देखना पड़ेगा, वो ग्रामर सेक्शन है इसलिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ये जो कि इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया। हमने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लिया है ताकि आसानी हो बहुत लोगों को। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग लेटर्स। इस लेटर सीरीज में लेटर है, इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा इस लेटर सीरीज में लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट हैं, फिर वॉवेल्स है, फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो जैसे LIG शुरुआत में क्या है, LIG, तो ये अपना कॉन्सोनेंट है, ये अपना वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो इसी तरह हमें सीरीज देखना है कितने सीरीज फॉलो किए गए हैं। कौन सा वॉवेल्स मतलब ज़्यादा 5 ही होते हैं, तो वॉवेल्स क्या क्या होता है, A, E, I, O, U। ठीक है, ये वॉवेल्स होते हैं। इसी के प्रीसीडेड आगे और पीछे हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो एक तो हमारा ये लेटर हो गया और दूसरा हमारा, अब देखोगे तो रैम है, इसके आगे हमारा कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट। तो आंसर और कुछ और कोई नहीं है, तो आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये फिगर है, फिगर में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को पहचान कीजिए जिसे निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। मतलब ये आप ऐसे बना लो, एंगल बना के समझ लो। ये पहले अब 90 डिग्री था, ठीक है, फिर ये थोड़ा 45 डिग्री घुमा, फिर ये 180 हो गया, मतलब 1 फिगर 2 3, तो फिर क्या होगा 45, ये हो गया 4। तो हमारा जो ये पांचवा है ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये 3। ठीक है। एंगल बना के भी आप इस फिगर को इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये डायरेक्शन वाला है। ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन पे है। तो इसमें क्या कह रहा है, उदित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स साउथ फॉर 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर, ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 8 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। तो इसमें उदित जो है एक पॉइंट से शुरू कर रहा है चलना, वो पहले साउथ, वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है। उसी में हम लोग को अंतिम में कैलकुलेट करना है कि P पॉइंट पे पहुंचने पर हमारा ये कितना डिस्टेंस लगा। ठीक है ना। तो आप पहले इसमें देखोगे तो क्या है क्वेश्चन कि पहले तो उदित का एक पॉइंट बना लो, इस पॉइंट से शुरू किया, पहले ये साउथ की तरफ चला। ठीक है ना, साउथ की तरफ नीचे इधर 5 किलोमीटर, उसके बाद इसने राइट टर्न लिया। ठीक है ना, तो राइट टर्न इसका किधर हो जाएगा, इधर साइड, वेस्ट इधर। ठीक है, तो कितने किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर इसने टर्न राइट लिया। ठीक है, राइट टर्न लिया तो इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और कितने चला, 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगेन ये राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेने के बाद 9 किलोमीटर चला, तो इसका राइट इस साइड हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, और फिर ये फाइनली अंतिम में जो ये राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 3 किलोमीटर, ये पॉइंट फी हो गया। तो अपने को क्या बताना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ही शुड वॉक टू रीच पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए इसको कितने मतलब डिस्टेंस लगेंगे, मिनिमम डिस्टेंस वो बताना है अपने को। तो इसका क्या था कि अगर देखा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं
पहले हम लोग एक बार नॉर्थ साउथ लेते हैं, तो कितना चला था, 5 किलोमीटर माइनस +8 - 3, ये 0, ठीक है। दूसरा ईस्ट और वेस्ट, ये कितना था, -7 +9, तो +2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर ईस्ट। तो इसमें क्या है कि जो P हमारा डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर ईस्ट से होगा अपने ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो आंसर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आप पढ़ो उसे समझ जाओगे। इसमें क्या करा, कुछ ट्रिमर सीम है, ठीक है, कुछ ये ट्रिमर मान लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सीम है, ठीक है, ये सीम है, कोई सीम बॉल नहीं है, कोई भी सीम जो है वो बॉल नहीं है, ठीक है, ये बॉल हो गया, मतलब कोई सीम बॉल नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ ट्रिमर बॉल हैं, कुछ ट्रिमर बॉल हैं, वो नहीं है। अब देखो कुछ ट्रिमर बॉल हैं, ये तो नहीं हो सकता कि कोई ट्रिमर इसमें बॉल है ही नहीं, पहला तो आपका निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ सीम ट्रिमर है, हाँ कुछ सीम ट्रिमर है, तो दूसरा अब सही है। तो क्या है, केवल एक निष्कर्ष सही है, दूसरा वाला, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए पेपर इज फोल्डेड अलॉन्ग विथ डॉटेड लाइन एंड देन कट एज शोन इन द फिगर, हाउ विल इट अपीयर व्हेन इट फोल्डेड। एक पेपर है, इसको फोल्ड किया हुआ था, इसको बीच से कट लगाए हैं, तो इसको खोलने पर हमें कैसा दिखेगा ये बताना है, ठीक है ना। पेपर अगर फोल्डेड है, चाहे वो ट्वाइस हो या वंस हो, तो इसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक कट कहीं पर लगा दिए फोल्डेड में, जब फोल्ड हम कट अनफोल्ड करेंगे उसको, तो कट जो है सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है ना, जैसे फोल्ड लाइन्स के, ना कि ये गोला बनेगा, तो सिमेट्रिकल कट्स बनेंगे। तो इसके लिए आंसर हमारा 2 हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करा, बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ फॉलोइंग 4 लेटर ग्रुप पेयर आर alike in certain way and form a group which one is the odd one। इसमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक चीज़ याद रखें कि ए जो लेटर होता है अल्फ़ाबेटिकल, वो आप लिख लें, पहले A to Z तक लिख ले और उसको नंबरिंग कर ले, ताकि हमें पता रहे कैसे है। ये बहुत ही क्वेश्चन बनाने का अच्छा कंसेप्ट है कि पहले आप लेटर ही लिख लो अच्छे से और इजीली बना लो। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या, पहला हमारा क्या ऑप्शन है, OX और SX। O से S जाने में कितना टाइम लग रहा है, +9, ठीक है, और दूसरा है क्या, X से X जाने में कितना टाइम लग रहा है, +5, ठीक है। दूसरा SB WB, ये तो ये X ये तो 0 ही रहेगा। और दूसरा देखते हैं SB से WB, S से W तक जाने में 9 और B से B जाने में 0। उसी तरह तीसरा YH से CH, Y से C जाने में +9 और H से H जाने में 0, ठीक है। और XD और BD, X से B में जाने में क्या है, तो ये ज़्यादा नहीं, 4-5 लेटर का ही डिफरेंस आ रहा है, और ये तो 0 आ रहा है, तो इसमें हमारा ये वेरिएशन आया है, तो अलग हमारा कौन सा है, ये 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी फिगर का ही क्वेश्चन है, आकृति के रिलेटेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये फिगर रिलेटेड है, फिगर रिलेटेड आप खुद कर लो, ठीक है, इसका आंसर ये है। उसके बाद हम लोग ये जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। फिगर इसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है नहीं है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्ण वाला कर्म के आधार पर आर ओ यू, हाँ वही ए बी सी डी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लो और क्या क्या डिस्टेंस कैसे है तो वो देख लो पहले। अब जैसे आर ओ वाई यू, इसका क्या है एक्स यू ई ए, ठीक है। आर एक्स, इसमें कितना वेरिएशन है +6 का। ओ यू, इसमें कितना वेरिएशन है +6 का। वाई और ई, इसमें कितना वेरिएशन है, कितना आगे लेटर है 6 लीटर, ठीक है। उसी तरह यू और ए, यहाँ सब ये भी 6 लीटर, ठीक है ना। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा पी एम डब्ल्यू एस से हमारा क्या है वी एस सी वाई, इसमें पी से भी कितना जा रहा है +6, एम से एस ये हमारा कितना वेरिएशन है +6 का, डब्ल्यू से सी इसमें भी +6 और एस से वाई ये भी +6, ठीक है ना। इसी तरह हमारा जो एच ई ओ के होगा इसका देखेंगे, एच आगे के +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। ई में +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ओ में +6 करेंगे तो यू हो जाएगा और लास्ट का के में +6 करेंगे तो क्यू बचेगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये बनता है, ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। इस टेबल में परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया गया है किसके 5 स्टूडेंट्स के, वो भी 5 सब्जेक्ट के, अलग अलग 5 सब्जेक्ट में। इसमें अपने को निकालना क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड इन हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स। हमें कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है हिस्ट्री और स्टैटिक्स में और टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ है बाय डी। ए का निकालना है हिस्ट्री और स्टैटिक और डी का निकालना है हिंदी और एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट ए के लिए निकालते हैं, स्टूडेंट ए के लिए, ठीक है। क्या है हिस्ट्री के बोला है हिस्ट्री, इसमें कितना है ए के लिए कितना हिस्ट्री में हमारा क्या है ये रहा इतिहास, ठीक है ना। हिस्ट्री 65 है मार्क्स, ठीक है। कितने में 65% ऑफ टोटल कितना 75 परसेंटेज दिया हुआ, इसका हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 48.75, ठीक है। परसेंटेज निकाल लेंगे। दूसरा हमारा स्टैटिक्स के लिए कितना है टोटल मार्क्स 85% दिया हुआ है, टोटल कितना है 80, तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ गया तो इसका हमारा टोटल आ जाएगा 48.75 + 68 इक्वल टू 116.75, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल हमारा मार्क्स स्टूडेंट का, ये है। इसी तरह हम लोग स्टूडेंट जो डी है उसके लिए निकालेंगे, वो हिंदी में कितना लाया है, कितना परसेंट लाया है 75% ऑफ 120 टोटल है तो आ जाएगा 90। उसी तरह एग्रीकल्चर में कितना लाया है 68% ऑफ 120, ये कितना आ जाएगा 78, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 90 + 78, टोटल हो जाएगा हमारा 168, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा 168 - 116.75, तो 51.25, ये आंसर हो जाएगा 51.25 आंसर ये रहा, ठीक है। ये अपना निकल गया। और ये अपना क्या है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं सर्कुलर में, ये फेसिंग इस तरफ करके रखा है, सब देख रहा है और आपको इस पर बैठाना है, ठीक है ना। ये चेंज होते रहता है क्वेश्चन हर साल, आपको उस हिसाब से देखना होगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, ये सॉल्व करने वाली नहीं है, तो आप जितना इस पर दिमाग लगा सकते हो उतना
आपसे बनेगा, मैं सॉल्व कर जो होता है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चार्ट पे है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि द फ्लोइंग पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ कॉलेज। टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट कितना है, 4,000 है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ईच फैकल्टी। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स और कल्चर में कितना लड़की इनरोल हुई, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इनरोल इन हिस्ट्री एंड फार्मेसी। रेशियो टाइप ही देखा जाए तो है इसको। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लंबा चलेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले तो हम लोग को टोटल स्टूडेंट पता है कितना है, टोटल स्टूडेंट अपना कितना है, 4,000, ठीक है। पहले आर्ट्स गर्ल्स, ठीक है, इसका निकालते हैं। तो आर्ट्स स्टूडेंट कितना है, आर्ट स्टूडेंट कितना है अपना, 12%। 12% ऑफ 4,480, ठीक है। इसमें गर्ल्स कितना है, 15% ऑफ 480, कितना आ जाएगा, 72। इसी तरह हम एग्रीकल्चर में जो लड़कियां हैं उसका निकालेंगे, एग्रीकल्चर गर्ल्स, ठीक है। उसमें कितना है, एग्री स्टूडेंट कितने हैं, पहले तो ये देखते हैं कितने हो गए एग्री स्टूडेंट, 24%। 24% ऑफ 4,000 कितना हो जाएगा, 960। अब एग्री गर्ल, ठीक है, ये कितना होगा, 15% ऑफ 960, ये हो जाएगा 144। तो टोटल गर्ल्स 72 प्लस 144 कितने हो गए, 216, ठीक है। ये टोटल लड़की हो गई 2 सब्जेक्ट में, किसमें, एग्रीकल्चर और आर्ट्स मिला के। इसी तरह हम लोग बॉयज़ का निकालेंगे, पहले हिस्ट्री बॉयज़, ठीक है। तो हिस्ट्री का पहले टोटल निकालते हैं, हिस्ट्री बॉयज़ 18% ऑफ 4,720, कितना इसमें लड़की है, 20% ऑफ 720, 144। तो बॉयज़ कितना माइनस हो जाएगा, ठीक है, बॉय 720 माइनस 144, 576। इसी तरह हम लोग फार्मेसी बॉयज़ का निकाल लेंगे, फार्मेसी बॉयज़, ठीक है। फार्मेसी में डिपार्टमेंट में कितने लड़के हैं, तो पहले टोटल फार्मेसी में कितने हैं स्टूडेंट निकालेंगे, 20% ऑफ 4,000, ये अपना 200 हो गया। तो इसमें पहले लड़की का दिया हुआ तो उसको निकाल कर हम लोग माइनस कर लेंगे, 25% ऑफ 200, तो ये आ गया हमारा, ये 800 होगा, ठीक है ना। 25% ऑफ ये हमारा 200 जगह। इसको आप ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं, 0.20 इंटू 4,000, ठीक है, तो 800 आएगा। सिंपल परसेंटेज आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा 200 लड़की आएगी, तो हम बॉयज़ निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 800 माइनस 200, 600। तो टोटल बॉयज़ कितना है, टोटल बॉयज़ 576 प्लस 600, 1176। हमें परसेंटेज निकालना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाई 1176 इंटू 100, ये हमारा 18.37%, ठीक है, ये आंसर है। ये थोड़ा लेंदी मतलब है कुछ नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन जाता है, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। इसमें देखना है कि आगे हमारा क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें दो तरीका है, पहले तो आप नंबर पैटर्न पे फॉलो करो, नंबर पैटर्न, ठीक है। अगर इससे बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगला अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे। तो नंबर पैटर्न क्या है, 99, 96, 93, 90। देखो 3 का माइनस हो रहा है तो आगे हमारा 87 होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन चारों ऑप्शन में 87 है, तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे एक बार क्या है इसे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल में देखेंगे तो MRWB, ये कितना का डिफरेंस है, 13 किधर है, ये 18। इसमें हमारा क्या बढ़ोतरी आ रहा है, +5 का ही जुड़ रहा है, ठीक है। ये अपना कितना नंबर पा रहा है, 23, ये 2। देखो इसमें कितना बढ़ोतरी है, मात्र 5 का, 13 5, इसमें 18 5 23, 23 5 इधर बी पर आ जाएगा। उसी तरह अगला क्या होगा, तो ये एक साइक्लिक बनाता है ऑर्डर, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलता है। इसी तरह आप अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्या है, अल्फ़ाबेट O, फिर T, फिर Y, फिर D, इसके आगे क्या आएगा, कितने पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसको पूरा निकालने के बाद हमारा ऑप्शन ये आने वाला है GIH वाला, ठीक है ना। देखो B के बाद BCDEFG, 5वां पर क्या है, G आता है, ठीक है। इस हिसाब से साइक्लिक मैनर में आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। इस क्वेश्चन ये ग्राफ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है। द गिवन बार ग्राफ shows the number of people visiting for different hill station in 2 different years, ठीक है। Study the graph and answer the following. Find the ratio between the total number of people who visited मसूरी and शिमला in 2024 एंड 2024 में मसूरी और शिमला में कितने लोग विजिट किए हैं, और 2023 में मसूरी और शिलोंग में कितना लोग विजिट किए। इसका रेशियो देना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2024 में, ठीक है। 2024 में कितने लोग विजिट किए हैं। तो मसूरी में टोटल लोग कितने विजिट किए हैं, टोटल लोग हो गए मसूरी में, किधर गया मसूरी, मनाली, शिमला, शिलोंग, टोटल हमारा 210 विजिट किए हैं, ठीक है। शिमला में 120, ये टोटल कितना हो गया, 330। इसी तरह 2023 में शिलोंग में 140 और मनाली में 160, ठीक है। टोटल हो गया 300। तो रेशियो क्या बना, 330:300। इसको डिवाइड करो तो 11:10, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है कि क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेम वही फंडा है, कितना आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो कि G है, G से Z कितना है, +19, Z से S -7, इसको 7 पीछे करोगे तो इतना आ जाएगा। उसी तरह IOU, I से O कितना आ रहा है, +6, और O से U, ये भी +6, MFY, M से F -7, और F से Y +19,
उसके बाद हमारा है एन जी जेड, एन से जी -7 और जी से जेड +19, ठीक है। तो जो है ये हमारा अलग है पूरा, और सब सेम सेम है पूरा, -7 और +19 का वेरिएशन है तीनों आंसर में। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज को लेके, कुछ क्वेश्चन है इंडिया में। ये इस क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि ईडन गार्डन में टीम इंडिया द्वारा खेले गए ओडीआई मैचों की संख्या बताना है, ठीक है ना। ये मैच का परसेंटेज दे रखा है, कितना कितना मैच खेला गया है। टोटल T20 और ओडीआई का रेशियो 4:3 है, और टोटल मैच की संख्या 300 है, ठीक है ना। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला क्या है, स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे मैचेस कैलकुलेट करेंगे ईडन गार्डन में कितना खेला गया। तो 28% खेला गया, तो टोटल मैच 300, तो आ जाएगा 84 मैच, ठीक है। दूसरा क्या, ओडीआई और T20 का रेशियो क्या है। ओडीआई और T20 का रेशियो 4:3, और टोटल कितना खेला गया है। टोटल हमारा हो जाएगा 4 + 3 = 7, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा। ओडीआई का सिर्फ निकालेंगे तो 4/7 ये रहा शेयर है, ठीक। ओडीआई शेयर हमारा इतना है, ठीक है, 4। तो अपने को क्या निकालना है कि ओडीआई मैच कितना खेला गया है। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, 84 × 4/7, इससे हमारा आ जाएगा 48 ओडीआई मैच, ठीक है। इतना हमारा ओडीआई मैच प्ले किया गया है, तो आंसर 48। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक एट 60 km/h एंड रिटर्न्स ऑन फुट 5 km/h। मतलब एक पर्सन है जो कि एक बाइक से गया, तो 60 किलोमीटर पर स्पीड से गया था, और जब वापस आया तो वो अपने चल का आया 5 किलोमीटर की स्पीड से। और टोटल टाइम हमारा इस ट्रिप का राउंड मिला लगा था 13 आवर्स, ठीक है ना। तो इसमें हमें निकालना है वन वे डिस्टेंस, ठीक है ना। वन वे डिस्टेंस निकालना है, तो वो निकल जाएगा। तो पहला नंबर तो टाइम एंड डिस्टेंस का तो इतना याद रखना, टाइम यही फॉर्मूला यूज होगा हर जगह, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस, यही टाइम, यही सब होता है, उल्टा इधर उधर होते रहता है, ठीक है ना। पहले तो बाइक से गया, तो टाइम गोइंग बाय बाइक D/60। दूसरा वॉक करके, तो D/5। टोटल आवर 13 घंटा, ठीक है। तो D/60 + D/5 13, एलसीएम लेके बराबर करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा। एलसीएम लेने के बाद हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 D/60 = 13, D = 13 × 60 / 13, ये कट जाएगा 60 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कमलेश सैलरी इंक्रीजेज बाय 8% इन द फर्स्ट ईयर एंड देन बाय 14% इन सेकेंड ईयर। इफ हिज स्टार्टिंग सैलरी इज 25,600, फाइंड हिज सैलरी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। पहले जो स्टार्टिंग सैलरी है रमेश का वो 25,600 है, फर्स्ट ईयर 8% इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद उस पे भी अगले साल 14% इंक्रीमेंट हुआ। तो हमारे को बताना है कि सेकेंड ईयर के लास्ट में हमारा कितना सैलरी इनका इंक्रीमेंट हुआ। तो फर्स्ट ईयर निकालते हैं, ईयर फर्स्ट क्या कितना 25,600 था, इंक्रीमेंट कितना हुआ 8%, 108 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया
27,648 रुपया, ये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर कितना हुआ? 27,648, इंक्रीमेंट 14%, 114 डिवाइड बाई 100, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया? 31,518.72। ठीक है, इतना रुपया अगले साल मिलेगा। तो ये सिंपल है सब क्वेश्चन, बस माइंड गेम है। ये अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। अगर देखा तो ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस बट द अर्न 8%। वो 20% डिस्काउंट देने के बाद मार्क्ड प्राइस पे भी 20% डिस्काउंट दिया, फिर भी उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2500 है तो एमपी क्या होगा, मार्क्ड प्राइस क्या होगा? ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। आप एमपी को एम मान लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा? एस पी इजकल टू एम इंटू 80 डिवाइड बाई 100, 0.8 मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना था? एस पी विथ 8% प्रॉफिट ऑन मार्क्ड प्राइस, तो एस पी इजकल टू 2500 इंटू 108 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा आपका 2700। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन इस दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, क्या आ जाएगा? एम ए 0.8 एम इजकल टू 2700, एम इजकल टू 2700 डिवाइड 0.8, आंसर आ जाएगा 3.375। ठीक है, इतना इसका मार्केट प्राइस था, 3.375। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए केमिस्ट्री लैब हैज़ 2 सॉल्यूशंस। एक केमिस्ट्री लैब के पास 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ए 30% एसिड है और सॉल्यूशन बी में 60% एसिड है। टू मेक 100 लीटर ऑफ 45% एसिड, हमको 100 लीटर सॉल्यूशन बनाना है 45% एसिड सॉल्यूशन से। कितना, हाउ मच लीटर ऑफ इच शुड बी मिक्सड, कितना हमको लीटर मिक्स करना है इसमें। ठीक है, आप इसको एज्यूम कर बना सकते हैं, जैसे लेटेक्स करके। ठीक है, मान लो लेटेक्स, एक को x लीटर, बी को 100 माइनस x लीटर। ठीक है, अब देखो क्या है हमारा, 30% है ना, तो 30% ऑफ x, दूसरा क्या है, बनाना है सॉल्यूशन 45% का, 60% ऑफ क्या है 100 माइनस एक्स, कितना टोटल बनाना है 45% ऑफ कितना 100 लीटर का। ठीक है, बस इसको तोड़ लो, तो ये 0.3x प्लस 60 माइनस 0.6x इजकल टू 45, तो माइनस 0.8x इजकल टू 45, ये माइनस होगा 0.3, ये 3 रहेगा। ठीक है, 45 माइनस 60, ये आपका 15 हो जाएगा, तो x इजकल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.3, ये माइनस माइनस कट गया, x इजकल टू आपका 50 लीटर, 50 लीटर दोनों के। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको आप लोग सरल करना है, तो सिंपल है। 6, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 6 स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 36, यहाँ 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर ठीक है, +2 ऑफ 3, तो ये कट गया 7, ये हो गया 4 +2 ऑफ 3, 7 चौके 28 प्लस 3 दूनी 6, 32। ठीक है, सॉरी 34।
ये आंसर हो गया 34, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 7, 10, 14 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड फोर्थ। प्रोपोर्शनल है तो ये तो कुछ नहीं है, आप इस तरह से ए इज टू प्रोपोर्शनल होता है ना, सी इज टू डी, ठीक है। अपने को ए बी सी दिया हुआ है, ए 7, बी 10 और ये अपना 14। तो सिंपली करते हैं डिवाइड, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्रोपोर्शनल है, ए इंटू डी इजकल टू सी बी इंटू सी। तो क्या हो जाएगा, डालो, ए क्या है 7 गुने डी कितना है, डी कुछ नहीं है, 10 गुने 14, डी बराबर 10, 14, 20, ठीक है, ये आंसर। हाँ, अब जो सेक्शन आ रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आप लोग को अपना स्मार्ट ब्रेन ही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ये इसके लिए आपको कोई भी एक लेक्चर सीरीज उठाना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर का। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे रानी मैम का कोर्स है, तो उनका भी आप पढ़ सकते हो और अच्छे से इसको आप बना सकते हो। जितना आपका ग्रामर पे कमांड होगा उतना आपका ये आंसर बनेगा। जैसे देख रहे हो, द न्यू रेडियो अनाउंसर स्पीक्स डैश टू फास्ट, तो कितना आपको ग्रामर समझ आएगा तो आप इसको टिक कर सकते हो, नहीं तो आप मैनी टिक कर दोगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये टेक्निकल नॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टेक्निकल नॉलेज का थोड़ा देखेंगे क्या है, अगर ऑप्शन है तो कितना सही है, क्या क्या है, उस हिसाब से पूरा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज कंप्रेस्ड एयर ड्राइड बिफोर बीइंग यूज्ड इन न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स एज इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये कह रहा है कि न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो जितना भी वाल्व वगैरह लगे होते हैं, फ्लो कंट्रोल जो भी है, एक्सवी, एलवी, पीवी, एफबी जो भी है, उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट एयर जो देते हैं कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर से, तो वो ड्राइड होता है, तो उसमें क्यों, मतलब उसको क्यों ड्राई किया जाता है, मतलब उसमें मॉइस्चर क्यों नहीं रहता है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो ड्राई इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब ना हो सके, उसमें हमारा मॉइस्चर कंडेंस ना हो सके। मॉइस्चर अगर ये मान लो कि मॉइस्चर है तो वाटर कंडेंस होगा तो हमारा जो भी वाल्व्स हैं वो ख़राब होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है, ये कंडेंसेशन से ही बचाता है। अगर कंडेंस हुआ, पानी गया, तो उसमें कोरेजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला तो ऑप्शन आपका यही है कि मॉइस्चर वाटर में, मतलब मॉइस्चर जो है वाटर्स के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा प्रेशर चेंजेस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वाटर के कारण कोरोजन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक कोरोजन होगा, ये अपना अपना कंट्रोलर को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। जो भी वाल्व्स एक्चुएटर से सारा डैमेज हो जाएंगे, वाल्व्स एक्चुएटर्स सारे डैमेज हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा जो ये कंट्रोलर का जो मेन काम है, कंट्रोल सिस्टम, वही फेल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, मल फंक्शन करने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को इसको ड्राइड एयर को ड्राइड रखना पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट एक्सचेंजर यूज वेफल्स फॉर इम्प्रूविंग हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा हीट एक्सचेंजर है जिसमें हम लोग वेफल्स को यूज करके हम लोग हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाते हैं। तो स्क्रैप्ड सरफेस में इसमें नहीं यूज करते हैं वेफल्स को, एयर में भी नहीं, प्लेट एंड फ्रेम में प्लेट फ्रेम टाइप होता है, बहुत ही कंजस्टेड होता है ये एक्सचेंजर, इसमें तो नहीं यूज करते हैं। सेल एंड ट्यूब में हम लोग मेनली वेफल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब बेफल्स क्या है, बेफल्स जो है प्लेट्स है जो कि सेल के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। इसका दो पर्पज होता है, एक तो डायरेक्ट सेल साइड फ्लूइड जो है फ्लो करेगा, परपेंडिकुलर या क्रॉस फ्लो करेगा, ठीक है, या फिर दूसरा है कि इंक्रीज करेगा वेलोसिटी को। इसी से हमारा जो है फ्लूइड का ये हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी बढ़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कार्य सुरक्षा विश्लेषण के दौरान किया जाने वाला प्रथम निम्नलिखित में से कौन सा है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन ड्यूरिंग जॉब सेफ्टी एनालिसिस। हाँ, ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में JSA बोलते हैं। इसको करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप हमारा है कार्य को उसके घटक भागों में विभाजन करना, ठीक है ना। क्या है, ब्रेकिंग द जॉब इनटू इट्स स्मॉल कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे भागों में इसको बांट देना कार्य को। अब इसका हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो JSA को, इसको हम लोग ज़्यादातर JSA को भी इसको नोन एज JHA, जॉब हजार्ड एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग जॉब को सेलेक्ट करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे क्विंटल बेसिक स्टेप्स में, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर इस आइडेंटिफाई करेंगे हजार्ड क्या है हर स्टेप में, फिर एक्सेस करेंगे रिस्क को, एसेस करेंगे और फिर डेवलप करेंगे कंट्रोल मेजर्स को, ठीक है। अब इसको पूरा करने में ये 4 स्टेप्स को बिना हम तोड़े जॉब्स को स्टेप में हजार्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा तब हमारा जॉब JSA, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कार्य को ब्रेक डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ट्रे यूज्ड। हाँ देखो, डिस्टिलेशन कॉलम में हमने पढ़ा है भालू ट्रे यूज होता है, सीप ट्रे यूज होता है, बबल कैप होता है, ये लेकिन स्पाइरल ये नहीं होता है, ठीक है ना। जो बबल कैप, मान लो ये जो बबल कैप ट्रे है ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड वेरी कॉमन इन डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। और सीप ट्रे जो है, सीप ट्रे को ही हम परफोरेटेड भी बोलते हैं, परफोरेटेड ट्रे, ये बहुत ही सिंपल और वाइडली यूज्ड है, ठीक है। और वाल्व ट्रे है, ये बहुत अच्छा ट्रे, गुड एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी है। स्पाइरल ट्रे कोई भी टाइप का ट्रे नहीं है जो कि डिस्टिलेशन कॉलम में एग्जिस्ट करता है, ये कभी भी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई टाइप का ट्रे नहीं है, ठीक है ना। हमारा अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसायन धूल विस्फोटक की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिकल डस्ट एक्सप्लोजन। केमिकल डस्ट एक्सप्लोजन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है होने से, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, ऑप्शन क्या है। पहले तो हाई ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी, लो एम्बिएंट टेम्परेचर, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स बिटवीन 10 to 50 माइक्रोन, और चौथा प्रॉपर वेंटिलेशन। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो, हाई ह्यूमिडिटी कारण तो होता नहीं है, लो टेम्परेचर कारण कभी नहीं होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन कारण कभी नहीं होगा। अब देखो डस्ट के कारण एक्सप्लोजन क्यों होता है, इसके 5 कंडीशंस हैं, ये जानो। डस्ट के कारण इसलिए होता है एक्सप्लोजन, पहला तो ये कंबस्टिबल डस्ट होता है, कंबस्टिबल डस्ट। दूसरा कारण क्या है, इसमें ऑक्सीजन, ये तो आग लगने का मेन है, इग्निशन सोर्स, ठीक है। और चौथा डस्ट सस्पेंशन, फिर कन्फाइनमेंट। पार्टिकल साइज जब 10 से 50 माइक्रोन्स के बीच में होता है तो ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव होता है। क्यों, तो पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, दे रिमेन सस्पेंडेड, ये हवा में इसके रहने के लिए क्षमता हो जाता है ज़्यादा टाइम के लिए, और ये अच्छे से ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर इग्नाइट हो सकता है इजिली। हाई ह्यूमिडिटी और प्रॉपर वेंटिलेशन एक्चुअली रिड्यूस करता है एक्सप्लोजन को। ये दो ऑप्शन तो आपका हाई ह्यूमिडिटी
और ये तो हमारा क्या है, रिड्यूस करता है एक्सप्लोजन को, ठीक है। What is the reason behind the fact that cross-linked polymer cannot dissolve in solvent? ऑप्शन क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इसका जो ये आप देखोगे नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसमें क्यों, इसका ये आंसर है, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसको हम नेटवर्क स्ट्रक्चर को क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमर। इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन पॉलीमर चेन्स एंड फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। और जब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो है चेन बनाता है तो केमिकली बॉन्डेड होता है दोनों अपने आप में। सॉल्वेंट जो है स्वेल करता है पॉलीमर को, लेकिन डिजॉल्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा क्रॉस लिंक्स जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। मान लो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, बेकेलाइट, ये सब बहुत मजबूत होता है। वल्केनाइज्ड रबर, मेलामाइन, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। लीनियर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, जिसके कारण एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना नहीं पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which of the following is an example of addition polymerization? एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, कौन सा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब होता है कि जो मोनोमर है टुगेदर ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसको बिना लूज किए हुए, जैसे पानी। ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इसका एग्जांपल एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। उसी तरह का दूसरा जो है हमारा आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें जो मोनोमर ज्वाइन होता है लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, जैसे H2 है NH3 को, इसलिए इसका एग्जांपल नाइलॉन पॉलिस्टर बेकेलाइट होता है। तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसका ये ऑप्शन विनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, which factor primarily affect the internal energy of ideal gas in a closed system? क्लोज सिस्टम में इंटरनल एनर्जी पर क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, U इजकल टू 2 इंटू NRT, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, और ये प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये क्या होता है, NCV इंटू डेल्टी। ये इंडिपेंडेंट होता है प्रोसेस पाथ पे, जहाँ आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस भी होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। हाउ डज द सिस्टम विथ इन्वर्स रिस्पॉन्स बिहेव? कोई भी सिस्टम इन्वर्स रिस्पॉन्स बिहेव कैसे करेगा? इन्वर्स रिस्पॉन्स सिस्टम में जब इनपुट दिया जाता है तो सिस्टम पहले डिजायर्ड डायरेक्शन के विपरीत मूव करता है, फिर सही डायरेक्शन में आता है, ठीक है ना। पहले आप सिस्टम में इनपुट दोगे तो वो सिस्टम जो है
विपरीत मूव करेगा, फिर वो अपनी सही दिशा में आता है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए बॉयलर ड्रम लेवल, जब स्टीम डिमांड बढ़ती है तो वाटर लेवल ऊपर जाता है, श्रिंक स्वेल इफेक्ट के कारण फिर नीचे आता है, ठीक है ना। मान लो जैसे एग्जांपल क्या है, बॉयलर ड्रम लेवल, जब स्टीम चाहिए क्या होता है, जब हमें स्टीम चाहिए तो वाटर का लेवल ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, ठीक है। अब हमें स्टीम चाहिए लेकिन लेवल वाटर का बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये पहले अपोजिट मूव करता है, फिर अपने दिशा में वो सही मूव करता है, ठीक है ना। इसलिए इन्वर्स रिस्पॉन्स बिहेव बोलते हैं इसको। केमिकल, अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक प्रक्रम उद्योगों में खतरे की पहचान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अच्छा, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, केमिकल इंडस्ट्री में इसका क्या उपयोग है। इसका क्या उपयोग है, किसी भी प्रोसेस में क्या गलत हो सकता है यह पहचानना इसी का काम है, उन जोखिमों को कम करना इसी का काम है, वर्कर्स और इन्वायरमेंट को सुरक्षा सुनिश्चित करना इसी का इसी का काम है। अब इसका जो क्या क्या टूल्स होता है, इसका क्या टूल्स है, इसका टूल्स है पहला हैजॉफ, ठीक है, हैजार्ड एंड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी। दूसरा क्या है, FMEA, फेल्यूर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। और फिर अगर एनालिसिस है, व्हाट इफ एनालिसिस, ये इसका टूल्स हैं, ठीक है ना। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो केमिकल इंडस्ट्री में है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, किसके लिए, जोखिमों को पहचान करना और उनका समन करना, ठीक है ना। Why is linearization used in process modeling, linearization क्यों होता है इसमें, तो इसका आंसर है to appropriate a non-linear system by linear model for easier analysis। पर क्यों linearization क्यों यूज होती है, रियल केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री अधिकतर नॉन लीनियर होते हैं जिन्हें डायरेक्टली सॉल्व करना बहुत कठिन है, ठीक है ना। लीनियराइजेशन में नॉन लीनियर इक्वेशन को ऑपरेटिंग पॉइंट के आसपास लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, समझे। नॉन लीनियर को हम लोग लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जैसे अब हम लोग बहुत जगह टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़े होंगे, उसका यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास और ट्रांसफर फंक्शन को अप्लाई, इससे हमारा क्या होता है, लाप्लास और ट्रांसफर फंक्शन को अप्लाई करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। इजी टू अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोलर का डिज़ाइन जो है PID ट्यूनिंग और इजी हो जाता है। अगर सिंपल समझे तो जो नॉन लीनियर सिस्टम बहुत जटिल होता है, इसको हम लोग सिंपल लीनियर सिस्टम में सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं ताकि एनालिसिस आसान हो, ठीक है ना, एनालिसिस को आसान करने के लिए, ठीक है। अगला आगे क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाटर टेंडर। वाटर टेंडर का क्या यूज है, वाटर टेंडर का क्या यूज है, किसमें, हम लोग बॉयलर में देखते हैं। बॉयलर में वाटर टेंडर का कार्य क्या है, बॉयलर में हम वाटर लेवल बनाए रखना, हमें तो वाटर लेवल को बनाए रखना होता है, वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करना होता है, स्केलिंग और कोरिजन से बॉयलर को बचाना होता है, प्रॉपर फीड ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना होता है। वाटर लेवल सही ना होगा तो क्या होगा, बॉयलर डैमेज हो जाएगा और एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को वाटर टेंडर की क्वालिटी, वाटर लेवल और क्वालिटीज़ का मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना।
व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन? एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है? अब देखो, एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमारा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसका सफिक्स क्या होता है? YNA, ये सफिक्स होता है। इसमें क्या है? 2 कार्बन एटम है और इसका इथ प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, ये हमारा सफिक्स था, ठीक है। इसलिए इथिलीन होता है, ठीक है ना, इथीन इथीन इथेन। अगर आप देखेंगे तो इथिलीन इसका क्या होता है? C2H4 ये होता है, ठीक है ना। यही इथेन का भी होता है, इथेनॉल का CH3OH, और एसिटिलीन का क्या होता है? C2H2, और इथेन का भी C2H2, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, जो कि न्यूमेरिकल है। इसमें हम लोग को मिक्सचर, गैस का मिक्सचर दिया गया है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि पाइप से फ्लो कर रहा है, जिसका मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तीनों का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसके बाद इसका कोरस्पॉन्डिंग मोलर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और हमें निकालना है कि मोलर एवरेज वेलोसिटी निकालना है इसके मिक्सचर का, ठीक है ना। इसका मोलर एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला होता है समेशन CI इंटू VI डिवाइड बाय समेशन CI, ठीक है। पहले हम एक एक करके पहले हाइड्रोजन का निकालते हैं। कितने हैं? 3 हमारा दिया हुआ है मोलर कंसंट्रेशन, और वेलोसिटी कितने हो गया? 8, 8 तरीके 24, ठीक है, 24 हो गया। ऑक्सीजन का 4, वेलोसिटी 3, 12। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का 5 मल्टीप्लाई 5, 25, ठीक है। इसको हम लोग टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 61, ठीक है। और हमारा CI कितना? CI को जोड़ेंगे, ये पूरा टर्म हमारा CI हो गया 5, 4, 9, 3, 12, तो ये अपना 12। तो फॉर्मूला के हिसाब से 61 डिवाइड बाय 12, इसको 6.08 आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? आग लगने की आपात स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कदम आप तुरंत उठाएंगे? आग लगेगा तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? क्या प्रोटोकॉल है? पहला तो घबराए और मदद के लिए चिल्लाएं, ठीक है, बिना किसी लापरवाही के सहायता इंतजार करें, ये। तीसरा, सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करें और सही अग्निशमन उपकरण, हाँ। आप, और चौथा क्या है? आग पर जल और रेत डालें, नहीं। तो आपको क्या करना है? प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जब आग लगे तो ऐसे में एक प्रोटोकॉल है रेस, ठीक है, इसको फॉलो करना है। क्या है? R से क्या होता है? रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन, फिर एक्सटिंग्विश, ठीक है। ऐसे फॉलो करोगे। फायर एक्सटिंग्विशर आप सही से चुनो कौन सा क्लास का है, ABC, और घबराए नहीं, ट्रेन तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो भागना नहीं है, अपने को सुरक्षा प्रोटोकॉल का फॉलो करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फॉर स्पेशल एप्लीकेशन? वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं फिल्ट्रेशन यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, एनिक्शन होता है, ग्राइंडिंग नहीं होता। ग्राइंडिंग तो हम लोग पार्टिकल्स को छोटे छोटे साइज में डिवाइड करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग के लिए हम बेसिकली बॉल मिल का यूज़ करते हैं। इसका वाटर ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों मेथड हमारा क्या है? वाटर ट्रीटमेंट का है, ठीक है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या है, एक निकाय पथ, हाँ, एक निकाय पथ ए के अनुदिश अवस्था 1 से अवस्था 2 तक परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरती है तथा पथ बी के अनुदिश अवस्था 1 से वापस आती है। यदि परिवेश अपरिवर्तित रहता है तो आंतरिक ऊर्जा डेल यू इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, पाथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि सिस्टम जो है ए, सिस्टम मान लो ए दो ऐसे और फिर दो एक ये पाथ भी, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है, इसलिए हमारा जो डेल यू जो इंटरनल एनर्जी है सब जीरो होगा। ठीक है ना, तो दोनों उपस्थिति में डेल यू का योगफल शून्य ही होगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा याद कर रखो, कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस देख लो तो वहाँ डेल यू का वैल्यू मतलब इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जीरो ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जल टेंडर में उपयोग मुख्य रूप से अग्निशमन के लिए देश से उन क्षेत्रों में ले जाने के लिए किए जाने वाले जहाँ निरंतर आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है। अग्निशमन में क्या यूज करते हैं, मुख्य रूप से जल ही यूज करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या होता है कि मान लो ए प्लस बी, इससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सी। ठीक है, अब ये दो हमारा दो रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब ये मान लो 50% है, ये भी 50% है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में इसमें से किसका ज़्यादा खर्च, मतलब कौन जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, तो उसी को हम लिमिटिंग रीजन बोलते हैं। मान लो कि दोनों को 50, लेकिन ये हमारा बहुत जल्दी कंज्यूम हो गया, तो ऐसा रिएक्टेंट जो कि बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाए, जो फर्स्ट कंज्यूम हो जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक जल स्रोत अग्नि स्थल से बहुत दूर होता है तब जल रिले तंत्र वाटर रिले सिस्टम में लंबी दूरी तक जल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग आता है, पंप का आता है। एक जगह से अगर दूर जगह पे कहीं आग लगी तो वहाँ पर कैसे जाएगा पानी, तो पंप के थ्रू ही जाएगी। ठीक है ना, पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे हेड का फॉर्म। ठीक है ना, इससे यूज हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, मान लो पंप, ऐसे पंप का मान लो क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पंप तो आप सब जानते हो कि एक जगह दूसरी जगह फ्लूइड को ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब प्राइमरी वाटर सोर्स आग से बहुत दूर है, वाटर रिले सिस्टम में मल्टीपल पंप सीरीज में लगाए जाते हैं। हर पंप पानी की अगले पंप तक पुश करता है, इससे लंबी दूरी तक इफिशिएंटली पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, वही सिस्टम है पानी को दूरी तक पहुंचाने के लिए। किसी भी उद्योग में खतरनाक पदार्थों का प्रसन्न करते समय निम्नलिखित में से किस उपाय का अनुसरण करें। तो कहीं भी आप काम करोगे, कोई भी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, वहाँ PPE तो मैंडेटरी होता है। ठीक है ना, इसका तो प्रसन्न आपको करना ही पड़ेगा। PPE में क्या आता है, PPE में आपका ग्लोव्स आता है, गोगल्स, रिस्पायरेटर, सेफ्टी शू, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, सारा कुछ आता है। साथ ही MSDS को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में अलग से MSDS दे रखा है। अगर साथ में होता है तो साथ में ही हम इसको सही करते, लेकिन पहले PP होना चाहिए, फिर MSDS को भी फॉलो करेंगे। ठीक है ना, 8 घंटे में कार्य दिवस में व्यंजन उत्सवन का समय
भारित औसत TWA होता है। इसका क्या है कि व्हाट इज द टाइम वेट एवरेज TWA ऑफ बेंजीन एक्सपोजर इन एन 8 आवर वर्क डे। बेंजीन एक्सपोजर का TWA बताना है क्या है। अब देखो बेंजीन से क्या होता है, बेंजीन एक कैंसर वो करने वाला पदार्थ है, बहुत ही खराब है। इसका वो जो स्टैंडर्ड है ओसा स्टैंडर्ड जो है वो है 1 ppm, ठीक है ना, 1 ppm कब 8 आवर, ठीक है ना। उसी तरह STEL स्टैंडर्ड अगर देखोगे तो ये 5 ppm बोलता है, मिनिमम 15 मिनट के लिए, बस ये 8 घंटे के लिए बोलता है, ठीक है ना, 8 आवर ओसा स्टैंडर्ड्स। और एक है IDLH, इसका भी स्टैंडर्ड है, ये 500 ppm बोलता है, ठीक है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 ppm, इसका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एनर्जी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ये होता है हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ना। इंटरनल एनर्जी हमारा क्या स्टेट फंक्शन भी है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का सम होता है। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी जो होता है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होता है, ठीक है ना। ऐसे भी लिखते हैं डेल H इजकल टू डेल U प्लस PV, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्ट फायर्ड हीटर। डायरेक्ट फायर्ड हीटर का कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फायर हीटर क्या होता है, इसकी विशेषता है क्या होता है, ये जो कम्बेशन को कम्बेशन से हम जनरेट करता है हीट को, ठीक है। और ये फ्यूल सोर्स को इसको चाहिए, फ्यूल सोर्स तो चाहिए हीट ट्रांसपोर्ट जो है रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू होता है, और बिना कम्बेशन के ऑपरेट होता है। यह गलत है क्योंकि फायर हीटर्स कम्बेशन जरूरी है, मतलब फायर हीटर में कम्बेशन तो जरूरी है। तो ये सही है, कम्बेशन यूज करता है ताकि हीट जनरेट हो सके, फ्यूल सोर्स भी चाहिए और रेडिएशन कन्वेक्शन से। बिना कम्बेशन के तो मुश्किल है भाई। अगला क्वेश्चन है विस्फोटकों को रोकने के लिए अक्रिय गैस के रूप में प्राय निम्नलिखित में से कौन सी है। विच इनर्ट गैस इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए टू कंट्रोल क्या एक्सप्लोजन। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बन हाइड्रोक्साइड CO2। CO2 क्यों यूज करते हैं, CO2 गैस हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये भी एक इनर्ट गैस होती है जो क्या क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। फ्लेमेबल इन्वायरमेंट में इनर्टिंग यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी यूज होता है। CO2 में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कंबसन लेवल से नीचे ले आती है, समझा। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसको कम कर देता है एयर में से, तो अपने आप ये आग बुझ जाती है, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मोमीटर का। अब देखो बैरोमीटर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर का टेम्परेचर के लिए, हैग्रोमीटर का ह्यूमिडिटी डायरेक्टली मेजर होता है, इसलिए इसको हम लोग साइक्रोमीटर को हम लोग यूज करते हैं, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब को टेम्परेचर। साइक्रोमीटर में क्या होता है, साइक्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट निकालते हैं, इससे हम लोग मेजर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। इसलिए वेट बल्ब डिप्रेशन से ह्यूमिडिटी कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है हमारा साइक्रोमीटर।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर अल्केन्स समटाइम्स रेफर्ड एज पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स कभी कभी क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, इसका ये ऑप्शन है कि जो पेरियम एफिनिस है वो लैटिन वर्ड है लिटिल एफिनिटी का, ठीक है ना। एल्केन्स केवल C2C और C2H सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अल्केन जो है C2C या C2H ये सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ। ये बहुत अस्टेबल है, अनरिएक्टिव भी है, ठीक है ना। और इसलिए इन्हें पैराफिन्स भी बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। ये पदार्थ बहुत ही स्टेबल और अनरिएक्टिव है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पैराफिन्स, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या, विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर इथेन एस्टिलीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड्स। लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बाइड से क्या बना रहे हैं, इथीन या फिर एसिटिलीन, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, C2H2 ये, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो रिएक्शन क्या बनता है, लिखते हैं, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कैसे रिएक्शन बनेगा, CaC2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O क्या देता है, CaOH प्लस C2H2, ठीक है। यही हमारा एसिटिलीन है। यह बहुत सिंपल और एफिशिएंट मेथड है, लेबोरेटरी में सबसे कॉमन मेथड, लेबोरेटरी में यही हमारा यूज होता है, सबसे कॉमन है, ठीक है ना। और एसिटिलीन गैस को कलेक्ट, एक चैम्बर में एसिटिलीन गैस को इसको हम लोग कलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये, निम्नलिखित में से कौन सा क्लीन एजेंट है, ठीक है, विच क्लीन एजेंट वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू हेलोन 1301 ड्यू टू हेलोन 1301, इसके जगह कौन सा दूसरा क्लीनिंग एजेंट लाया गया है, क्यों, ये इम्पैक्ट करता था इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। तो इसके जगह हम लोग को क्या लाया गया, जो अब देखो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। ये जो CO2 था ये तो इसका डिफरेंट, इसका तो एप्लीकेशन ही अलग हो जाता है, ये डिफरेंट एप्लीकेशन का है यार। ये जो पर्पल के था इसको पोटासियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये भी बहुत ये भी डिफरेंट है, इसका कोई इससे लेना देना है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो ये हमारा क्या है, मोनो एमोनियम फास्फेट। मोनो एमोनियम फास्फेट क्या है, मोनो एमोनियम फास्फेट भी अलग चीज़ है, ठीक है ना सर। अब देखो हेलोन जो 1301 था, ये क्या करता था, ओजोन डिप्लेटिंग करता था, इसलिए इसको बैन कर दिया था। क्या करता था, ओजोन डिप्लेटिंग करता था, ठीक है ना, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक। इसके जगह हम लोग क्या करते थे, हेलोट्रॉन यूज करते थे। हेलोट्रॉन इको फ्रेंडली था, कौन सा यूज करते थे, हेलोट्रॉन, ठीक है ना। क्यों यूज करते थे, हेलोट्रॉन क्या है, ओजोन फ्रेंडली है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है, ठीक है ना। पहला तो इसका बेनिफिट है इको फ्रेंडली, दूसरा इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, ठीक है। और क्लीन एजेंट है, रेसिड्यू, ये रेसिड्यू नहीं छोड़ता, ये क्लीन एजेंट है, क्लीन एजेंट, ठीक है ना। और ये बेगर क्या था, हेलोन 1301, ये सब रेसिड्यू छोड़ता था, ये रेसिड्यू नहीं छोड़ता, इसलिए इसको यूज करते हैं। हम लोग ह्यूमिडिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ह्यूमिडिटी को हम लोग
परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी को ये फ्रैक्शन में तो एटीएम इस सब में नहीं करते हैं। अब देखो जैसे इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको तो परसेंटेज में कर दिए। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको ग्राम पर केजी में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर केजी, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब तो अलग है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देखो इंथैल्पी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जितना भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, इंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंथैल्पी चेंज नहीं होता है प्रेशर और टेम्परेचर के रिगार्डलेस, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, दो कथन है, दोनों का क्या सही है, ठीक है, देखते हैं। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि H इजकल टू U प्लस पी भी, और स्टेटमेंट बी कह रहा है इंथैल्पी जो है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ बदलती है, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है, इंथैल्पी जो है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंजेज होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये गलत है। प्रेशर और इंथैल्पी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। इंथैल्पी जो है प्रेशर के साथ प्रेशर एक इंथैल्पी जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ही कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपोजिट वॉल हैज़ 3 लेयर्स विथ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3। 3 वॉल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है, ठीक है। इसका थिकनेस भी है, थिकनेस को हम लोग यहाँ में ले रहे हैं L1 L2 L3, ठीक है ना। निकाय चालन स्थिर अवस्था। अब इसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल थर्मल कंडक्टिविटी। टोटल थर्मल कंडक्टिविटी का क्या एक्सप्रेशन होगा ये लिखना है, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे इसको, क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, तो पढ़े होंगे आप लोग, क्या फॉर्मूला क्या होता है, R इजकल टू L अपॉन K इंटू ए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो फॉर यूनिट एरिया A इजकल टू 1, तो क्या हो जाएगा, लेयर 1 के लिए क्या हो जाएगा L1 अपॉन K1, उसी तरह L2 अपॉन K2, L3 अपॉन K3। ये सीरीज में है तो इसको R टोटल क्या हो जाएगा, R टोटल इजकल टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3, ठीक है। तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला L1 L2 L3, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड होगा, ठीक है ना, ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल PFR। आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आइडियल फ्लो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहले ये तो देखो। आइडियल PFR का विशेषताएं क्या है, नो बैक मिक्सिंग, दूसरा कंसंट्रेशन चेंजेज along फ्लो पाथ, ठीक है। तीसरा इक्वल रेजिडेंस टाइम, और चौथा कंप्लीट मिक्सिंग, ठीक है। रेजिडेंस टाइम हो गया, प्रवाह का ये हो गया, तो ये हमारा
ऑप्शन है ठीक, गलत है। अगला क्वेश्चन है, इन ए मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज करता है इन एवरी सब्सिक्वेंट इफेक्ट। हर इफेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट ए बढ़ता है। जैसे इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट में हाई, जैसे मान लो आप ग्राफ बना लो, इफेक्ट ए प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहला इफेक्ट हुआ, प्रेशर क्या हुआ, हाई हो गया, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। उसी तरह दूसरा इफेक्ट में प्रेशर मीडियम है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मीडियम है। तीसरा इफेक्ट, इसमें क्या है, हमारा प्रेशर लो होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो जैसे सॉल्यूशन कंसनट्रेट होता है बॉइलिंग पॉइंट राइज करता है, और हर इफेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है स्टीम, और अगले इफेक्ट में हीटिंग मीडियम बनती है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन एवरी सब्सिक्वेंट इफेक्ट। अब देखो ये भी दो स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि एन आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज जीरो विस्कोसिटी, और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है रियल फ्लूइड ऑलवेज एग्जिबिट सम डिग्री ऑफ विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो दो ऑप्शन है। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, अब देखो आइडियल फ्लूइड, इसके बारे में पहले देखो ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, उसके बाद जीरो विस्कोसिटी, ठीक है, और कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होता, नो फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है। उसी तरह एक होता है रियल फ्लूइड, इसमें क्या होता है, इसके पास हर समय विस्कोसिटी रहेगा ऑलवेज, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ सम कंप्रेसिबिलिटी और फ्रिक्शन लॉसेस भी होगा, फ्रिक्शन लॉसेस। तो अपना क्या ऑप्शन है, दोनों सही है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बाउंड्री लेयर इन फ्लूइड फ्लो, और कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो रीजन वेयर विस्कोसिटी इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, ऐसा रीजन जहाँ पर विस्कोसिटी इफेक्ट्स सिग्निफिकेंट रहता है। अब देखो इसमें अलग अलग जोन बना लो, उससे हम बात करेंगे। जैसे जोन जहाँ सॉलिड सरफेस है वहाँ पर हमारा वेलोसिटी जीरो है, विस्कोसिटी इफेक्ट मैक्सिमम होगा। बॉन्ड जहाँ हमारा जोन बाउंड्री लेयर का है वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और विस्कोसिटी इफेक्ट सिग्निफिकेंट रहेगा। और जोन जहाँ हमारा फ्री स्ट्रीम जोन है वहाँ वेलोसिटी तो फुल रहेगी लेकिन विस्कोसिटी इफेक्ट जीरो, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सॉलिड सरफेस के पास फ्लूइड वेलोसिटी जीरो होती है और नो स्लिप कंडीशन होता है। विस्कोसिटी इफेक्ट वहाँ डोमिनेंट होता है, बाउंड्री लेयर के बाहर फ्लो इनविस्किड माना जाता है, समझे। तो इसलिए ये ऑप्शन। व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम एटीएम टू पास्कल। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, देखो एक एटीएम क्या होता है 1.01 101.325 ये पास्कल हो गया। उसी तरह 1 एटीएम इजकल टू 1.325 किलो पास्कल। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.013 बार एक एटीएम 760 mmHg, ठीक है ना। तो ये यूनिट कन्वर्जन है। तो हमारा क्या होता है
इसमें 10⁴, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है ये गलत हो गया है, ये ऐसे नहीं होता, ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का क्या एग्जाम्पल है? अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कितने तरह के होते हैं? पहले तो नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक, उसके बाद सिंथेटिक, ठीक है ना। इसका नेचुरल जो होता है सेलुलोज, रबर, स्टार्च होता है। सेमी सिंथेटिक सेलुलोज, एसीटेट, रेन, वल्कनाइज्ड रबर। और सिंथेटिक जो है पॉलीथीन, नायलॉन 66, पॉलीस्ट्रीन, ये सारा होता है। जो सेमी सिंथेटिक होता है नेचुरल पॉलीमर को केमिकली मॉडिफाई करके बनाया जाता है। जैसे सेलुलोज है, ये नेचुरल है, पॉलीमर है, लेकिन इसको एसिटिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सेलुलोज एसीटेट बनता है। पॉलीस्ट्रीन है, नायलॉन 66 है, पूरा सिंथेटिक है। पॉलीथीन जो है सिंथेटिक है, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन होगा? सेलुलोज एसीटेट। Which of the what is the effect of thermal boundary layer when solid fluid moves along a heated surface to a laminar? क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा यही कि देखो डिस्टेंस, अब देखो x से 0 अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो इफेक्ट क्या होगा? जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा सरफेस के साथ कांटेक्ट टाइम बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा सरफेस के साथ, मान लो ये सरफेस है, इसके साथ फ्लूइड आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो है कांटेक्ट टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? हीट ट्रांसफर जोन बढ़ता है, इसलिए हमारा बाउंड्री लेयर भी बढ़ता है। इससे क्या होता है? हीट ट्रांसफर जोन इंक्रीज करता है और बाउंड्री थर्मल बाउंड्री लेयर भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब क्या है? ये स्टेटमेंट है, इसमें दिया गया कथन ए में क्या है कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ, जो ऊपर दिया गया है इसका IUPAC नेम बताना है। और दूसरा स्टेटमेंट है वाइल नेमिंग एल्केन्स द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी इंक्लूड ट्रिपल बॉन्ड एंड नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द नियरेस्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा है, ये कार्बन और पोजीशन देखो, पहला क्या है? CH 1 2 3, दूसरा क्या? 1 2 3, CH2 CH3। अब पोजीशन देखो, इसका क्या पोजीशन है? C1, इसका क्या पोजीशन है? C2, इसका क्या पोजीशन है? C3, इसका C4। अब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? C1 C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम है but1YN, ठीक है। बट 2YN ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी जो है लॉन्गेस्ट चेन है, चेन में है, लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। नियरेस्ट इंड नंबरिंग, स्टेटमेंट बी सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है? कथन ए गलत है और कथन बी सही है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर वाई इज वाटर यूज्ड बोथ एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। अब बताओ कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग वाटर को ही कूलेंट और मॉडरेटर की जगह यूज क्यों करते हैं? अब समझो कि कूलेंट का क्या काम है, कूलेंट का क्या काम है, पहले तो ये समझो। कूलेंट का काम है कि हीट को रिएक्टर से बाहर निकलना, क्या करता है? रिमूव हीट फ्रॉम रिएक्टर, ठीक है। और मॉडरेटर का क्या है? जो न्यूट्रॉन्स, जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है, ठीक है।
तो ये काम है। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है ना, ये निकलता है फास्ट न्यूट्रॉन्स। चेन रिएक्शन के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट है मॉडरेटर में। तो वाटर हाइड्रोजन एटम्स होता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है, ठीक है ना। वाटर क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन आइटम होता है जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है। इससे सस्टेन जो चेन रिएक्शन है वो इससे सस्टेन चेन रिएक्शन होती है, इसीलिए हम लोग इसको वाटर को यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है सभी बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सैचुरेटेड बॉन्ड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन, ये होता है क्या, इसमें पहला तो बात है कि सिंगल बॉन्ड, दूसरा मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम होता है एटम, और फिर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, सी क्या है, हाँ C2H2, C2H2 N+2, ये जनरल फार्मूला होता है। तो जो सैचुरेटेड एल्केन्स होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड एल्केन्स होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड एल्केन्स तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग होता है जिसमें बेंजीन रिंग जैसा बना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथन है, दो स्टेटमेंट है, थर्मोप्लास्टिक जो है लीनियर और स्लाइटली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, क्यों, तो सॉफ्ट और होता है जब हीट हम उसको करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक जो है एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है जब हीटिंग और मेक उसको बनाते हैं तब। अब इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, इसमें देखो थर्मोप्लास्टिक जो होता है क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक इसका क्या फीचर है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है लीनियर या ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा हीटिंग पे सॉफ्ट हो जाता है, कूलिंग पे हार्ड हो जाता है, रिसाइक्लेबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पीवीसी, नायलॉन, ठीक है। उसी तरह अगर देखें तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंकिंग होता है, ठीक है। प्लास्टिक क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, ठीक है ना। जो ये थर्मोप्लास्टिक है ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, थर्मोप्लास्टिक क्रॉस लिंकिंग थर्मोसेट की व्यवस्था क्या है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैकलाइट और मेलामाइन भी होता है। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ये कथन ए सही है परंतु कथन भी गलत है, ठीक है ना। The use of result obtained from risk analysis for decision making is included in which of the following। अब रिस्क असेसमेंट कहाँ फॉलो करते हैं, रिस्क असेसमेंट क्या होता है इसका प्रोसेस, पहले तो रिस्क असेसमेंट में हम लोग रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, फिर हजार्ड इवैल्यूएशन।
तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है जहाँ 4 हम स्टेप फॉलो करते हैं: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल। रिस्क एनालिसिस के रिजल्ट को यूज करके डिसीजन लेना रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन एयर रीचेज इट्स सैचुरेशन पॉइंट पर जब एयर पहुंच जाएगा तो क्या होगा। तो समझते हैं पहले कंडीशन क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और कंडीशन के साथ। कंडीशन जब ड्राई एयर रहेगा, ड्राई एयर, तो जो ह्यूमिडिटी क्या है, ड्राई एयर में क्या ह्यूमिडिटी होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, मॉइस्चर जो है कम रहेगा, लो। उसी तरह अगर ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर, तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा क्या हो जाएगा, 50 से 99%, और मॉइस्चर जो है मीडियम। फिर जो है सैचुरेटेड एयर है, इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 100% होगा, तो जो मॉइस्चर है ये हमारा क्या है, मॉइस्चर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई, मतलब मैक्सिमम। अब क्या है कि जब सैचुरेशन पॉइंट पे हमारा एयर रहेगा तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो 100 हो ही जाएगा, आर जो है वो 100% रहेगा। तो इसमें आगे क्या होगा कि जो मॉइस्चर होगा कंडेंस होने लगेगा, मॉइस्चर ये जो है कंडेंस होगा। इससे क्या होगा कि जो ड्यू फॉग या रेन जो है वही इसी से बनती है। तो टेम्परेचर गिरने पर सैचुरेशन जल्दी आती है, ठीक है ना। टेम्परेचर ये जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो सैचुरेशन हमारा जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इट कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर, ज़्यादा ये होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेरिवेटिव एक्शन इन द पीआईडी कंट्रोल। पीआईडी कंट्रोलर में ये डेरिवेटिव एक्शन क्या होता है, तो इसका बेनिफिट क्या है, तो देखते हैं। जो डेरिवेटिव एक्शन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर देखता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रेट, ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, ये देखता है, ठीक है ना। एरर बढ़ने की स्पीड को एंटीसिपेट बोलते हैं। जो एरर जो बढ़ता है, एरर इंक्रीज करता है, इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेट, ठीक है। एरर को बढ़ने को एंटीसिपेट करते हैं। ओवरशूट जो कि क्या करता है, ओवरशूट को कम करता है, ठीक है। सिस्टम को स्टेबल बनाता है, फास्ट चेंजिंग प्रोसेस में उपयोग होता है। अब इससे हमारा क्या होगा, जो सिस्टम पूरा होगा ना वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम स्टेबल हो गया तो क्या हो जाएगा, जो फास्ट चेंजिंग प्रोसेस है वो भी उपयोगी हो जाएगा, उसके लिए कामदायक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी, सुधार करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये भी स्टेटमेंट वाला है। पहला फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ये एक तो डिफिनीशन बताया काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, डिफाइंड डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर वाइल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है ना। ये दूसरा, पहला स्टेटमेंट तो क्या बोला है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि गैसेस का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा। और दूसरा है जब टेम्परेचर घटेगा तो लिक्विड का ये विस्कोसिटी भी डिक्रीज करेगा, ये स्टेटमेंट है। तो ये तो गलत है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। गैस में क्या होता है, विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर कॉलिजन से होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जब
टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फोर्सेस डिक्रीज करेगा और विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। तो इससे हमारा कथन ए और कथन बी दोनों सही होता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एम टू एलिमिनेट और कंट्रोल हीट सोर्स, फ्यूल सोर्स और इग्निशन बिहेवियर वाइल द फायर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मिनिमाइजिंग डैमेज आफ्टर फायर ओकर्स। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर्स एंड फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग मटेरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ फायर प्रिवेंशन मेजर्स रेदर देन द फायर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज। ठीक है, दोनों में से कौन सा सही है। अब देखो पहला स्टेटमेंट, पहला क्या कह रहा है, फायर प्रिवेंशन। फायर प्रिवेंशन आग लगने से पहले रोकना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फायर प्रिवेंशन, एक तो ये स्टेटमेंट, इसमें क्या कहा, हीट सोर्स, इसको हटाना, इसमें दूसरा फ्यूल सोर्स कंट्रोल करना, फ्यूल को काट दो, कंट्रोल कर लो। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट है फायर प्रोटेक्शन। इसमें क्या क्या है, आग लगने के बाद नुकसान कम करना, आग लगने के बाद नुकसान कम करना। इसमें क्या होता है, स्प्रिंकलर या फायर एग्जिट, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी जो है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फायर प्रोटेक्शन स्टडीज अच्छा है, फायर रेसिस्टेंट मटेरियल फायर प्रोटेक्शन स्टडी, ये प्रिवेंशन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के उदाहरण है। स्ट्रेटजी एग्जांपल प्रिवेंशन, नो स्मोकिंग जोन्स, प्रॉपर स्टोरेज और प्रोटेक्शन स्प्रिंकलर और फायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए सही है और बी गलत है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल्स 18.06 ग्राम्स, दिस वैल्यू इज बेस्ड ऑन, 1 मोल वाटर का 18 ग्राम है, तो इसका क्या है, किस वैल्यू पे बेस्ड है। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, ये इस पे देखते हैं कैलकुलेशन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इसका क्या है, एटम्स 2 हैं, ऑक्सीजन का 1, उसके बाद इसका जो एटॉमिक मास है 1.008 और इसका जो एटॉमिक मास है 15.999, उसके बाद इसका टोटल क्या होता है 2.016, इसका हो जाता है 15.999, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 18.015, ठीक है। If the partial pressure of component A is higher at one point compared to another point in a system, then diffusion is due to। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर अधिक होने से पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे, या फिक्स लॉ का एक्सटेंशन है गैस मिक्सचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। What is the primary characteristic of dynamic response of second order under damped system? इसमें क्या होगा, देखो जो सिस्टम्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और अंडर डैम्प्ड सिस्टम और अनडैम्प्ड सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, अब देखो ओवर डैम्प्ड सिस्टम होता है एक, इसमें क्या होता है, हमारा जो जीटा जो होता है 1 से बड़ा होता है। एक होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इसमें जीटा जो है 1 से छोटा होता है। एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, उसमें जीटा 0 होता है, 1 होता है। और एक होता है अनडैम्प्ड, इसमें हमारा जीटा 0 के बराबर होता है। तो अनडैम्प्ड सिस्टम में एनर्जी जो लॉस नहीं होती है, ठीक है ना। अनडैम्प्ड सिस्टम में इसमें नो एनर्जी लॉस, ठीक है ना।
इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है, इसलिए ओसिलेशन हमेशा अपने सेम एम्पलीट्यूड पे रहती है। रियल सिस्टम में प्योर अनडैम्प्ड सिस्टम नहीं होता है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये ओसिलेशन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन ए प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ऑफसेट व्हेन कंट्रोलर गेन केसी इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो इसका क्या है कि देखो केसी वैल्यू और ऑफसेट क्या होता है, जब स्मॉल केसी रहेगा, स्मॉल केसी, तो ऑफसेट ज़्यादा रहेगा, ऑफसेट लार्ज रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह फिर अगर लार्ज केसी है तो स्मॉल ऑफसेट, ठीक है ना, ऑफसेट स्मॉल होगा। तो क्या है केसी जो है अगर इन्फिनिटी है तो ऑफसेट जीरो रहेगा। केसी के बढ़ने से करेक्शन फोर्स बढ़ती है, ठीक है ना। केसी जब बढ़ेगा मतलब गेन बढ़ेगा तो करेक्शन फोर्स बढ़ेगी, सिस्टम सेट पॉइंट के करीब आता है, लेकिन ऑफसेट पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। ऑफसेट ख़त्म करने के लिए इंटीग्रल एक्शन चाहिए, ठीक है ना। ऑफसेट को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रल एक्शन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लेमेबिलिटी टेस्ट इज करेक्ट। LOI फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, द लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स टेस्ट डिटरमाइन द मिनिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। LOI ये इसी टेस्ट से हम लोग करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं। LOI क्या होता है, LOI अगर 21% से ज़्यादा है तो मटेरियल सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है, ठीक है ना। मटेरियल सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है, ठीक है ना। LOI अगर 21% से कम है तो मटेरियल जो है ईजिली बर्न हो जाएगा, ठीक है ना, इन एयर। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है LOI का, मेजर कैसे करते हैं, इक्वल टू ऑक्सीजन O2 का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल गैस वॉल्यूम इंटू 100, ये फॉर्मूला था LOI को कैलकुलेट करने का। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज जनरली कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। अब देखो लिक्विड तो कोई भी लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, वाटर है, वाटर का बल्क मॉडुलस बहुत ही हाई होता है, ठीक है ना। वाटर का इसका बल्क मॉडुलस बहुत ही हाई होता है। प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम बदलता है। गैस जो है गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट है, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट। और दूसरा, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। दो स्टेटमेंट हैं, अलग अलग हैं। स्टेटमेंट ए में कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ती है, ठीक है। सॉरी, स्टेटमेंट बी में बोलता है, स्टेटमेंट ए में बोलता है कि टोटल प्रेशर जो है सम ऑफ प्रेशर है उसके पार्शियल प्रेशर के P1 P2। हर गैस इंडिपेंडेंटली प्रेशर डालती है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है केमिकल इंजीनियरिंग में, डाल्टन्स लॉ, ठीक है ना। और स्टेटमेंट भी जो है क्लासियस कैलेब्रन इक्वेशन बताती है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप होगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, दोनों सही, ठीक। ए लेकिन बी कथन गलत है, ठीक है ना, ए कथन सही है। अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे कंटेन डैश। अल्केन जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये तो मैं पहले डिस्कस किया, और ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रे इन, अरे लिक्विड और गैस लिक्विड को होल्ड अप कराता है, ठीक है ना, कांटेक्ट बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है। अगला कथन क्या है,
अब देखो स्टेटमेंट है क्या कहता है कि सिंथेटिक पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और स्टेटमेंट भी बोलता है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। अब देखो बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, इसलिए थर्मोसेटिंग है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट के हिसाब से मेलेमाइन जो है ये थर्मोसेटिंग है। दोनों सिंथेटिक, दोनों थर्मोसेटिंग, क्रॉस लिंक्ड होता है, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है ये, ठीक है ना। तो एक ही कथन सही है हमारा। इफ़ द मिनिमम कंट्रोलेबल फ्लो वाल्व इज 0.02 और रीजनेबिलिटी इज 50, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो। तो क्यू मैक्स निकालने का फॉर्मूला है क्यू मैक्स इज इक्वल टू, आप इसको क्यू मिनिमम इंटू रेंजेबिलिटी कर दो तो क्या आ जाएगा 0.02 इंटू 50, कितना 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। रेंजेबिलिटी वाल्व की ऑपरेटिंग रेंज है, और हाई रेंजेबिलिटी मतलब बेटर कंट्रोल। इंडस्ट्रियल वाल्व के लिए रेंजेबिलिटी 20 से 25% होता है, ठीक है ना, 20 से 50, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग लेदर्स यूज्ड इन फायर फाइटिंग प्रोवाइड्स लोड बियरिंग कैपेसिटी। कौन सा ऐसा लेडर है जो ज़्यादा फायर फाइटिंग में प्रोवाइड होता है, जहाँ मोर ज़्यादा लोड हम दे सके कैपेसिटी के लिए। तो जो आप देखो अलग अलग लेडर हैं, ठीक है ना। जो सॉलिड बीम लेडर है वो उसमें मीडियम स्ट्रेंथ जो है मीडियम होता है, इसमें मीडियम स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये रूफ लेडर है वो कर्व्ड होता है, रूफ एक्सेस के लिए होता है। कर्व्ड लेडर जो होता है ये सॉरी रूफ लेडर जो होता है ये रूफ एक्सेस के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। बेबी लेडर ये लाइट वेट के लिए है, और ये जो होता है सॉलिड ये ट्रस लेडर होता है, ये मैक्सिमम लोड के लिए होता है, ठीक है ना। बेयरिंग कैपेसिटी जो ट्रस लेडर है ट्रायंगुलर ट्रसेस स्ट्रक्चर होता है, यह स्ट्रक्चर मैक्सिमम वेट बियर करता है। इंजीनियरिंग का ट्रायंगल प्रिंसिपल यूज करता है, फायर स्टेशन में हैवी ड्यूटी के लिए यूज होता है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होता है ये Q इजकल टू एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। जो Q होता है वो हीट ट्रांसफर रेट होता है, H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर काफिशिएंट, और A एरिया सरफेस एरिया, TS टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर, और T इन्फिनिटी फ्लूइड टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन पैकिंग यूज्ड इन पैक्ड कॉलम। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टावर पैकिंग, जो पैक्ड कॉलम में ये कॉमन टावर पैकिंग नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जो रेसिंग रिंग है, रेसिंग रिंग क्या है ये कॉमन है, ठीक है, पैकिंग में। उसके बाद जो पैल रिंग है ये रेसिंग इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है रेसिंग रिंग का। कौन है ये पैल रिंग, इसी का है, ठीक है ना, ये तो यूज होता है। उसके बाद जो है इंटेलेक्स सैडल है, ये हाई एफिशिएंसी यूज करता है, हाई एफिशिएंसी, ठीक है ना। और जो हमारा बच गया ट्रे तो हमारा यूज ही नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। ये यूज ट्रे जो है यूज यहाँ होता नहीं है, ठीक है ना, वो कॉलम्स में यूज, डिस्टिलेशन कॉलम्स में यूज होता है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है 64, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स का जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट ये होता है कि जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो हमारा जो CO जो है हमारा साइलेंट किलर है, ठीक है ना। तो उसी का इसमें ज़्यादातर CO छूट जाता है। जैसे CO2 प्लस H2O जो है लेस हार्मफुल है, लेकिन CO प्लस O2 बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है ना। तो CO जो है साइलेंट किलर होता है, हेमोग्लोबिन से CO2 से 200 गुना ज़्यादा बाइंड करता है। एसिड रेन
भी इसी से करवाता है। ग्रीन हाउस गैस CO2 से होती है, ओजोन डिप्लीशन CFC से होती है। तो ये बहुत ख़राब है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO बोलते हैं। इनकम्प्लीट कम्बसन, इनकम्प्लीट कम्बसन, कंप्लीट कम्बसन होता है CO2 बन जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कंडीशन कैन रिड्यूस बॉइलिंग हीट ट्रांसफर इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर विथ liquid employed as cooling media? When fluid on the top tube side at its boiling and vapor bubbles are formed and heat transfer gets enhanced. What is the primary function of weir in it? To hold of liquid on tray, ठीक है ना। weir का एक ही काम है, लिक्विड को होल्ड अप करता है ट्रे पर। अब देखो ये स्टेटमेंट है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर द बेस्ट सूटेड फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई प्रेशर बट फ्लो रेट कम चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल आर द यूज, ये क्या कहता है, हाई फ्लो देता है लेकिन प्रेशर कम देता है, दोनों सही है, ठीक है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस होता है वो शियर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद हमारा जो एक ये न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है कि फॉर्मूला देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो हमारा जो हीट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो। इस जो है इसको पुट करके तो ये हमारा बनेगा 120 इंटू 320 टू 400 CP/dt, ठीक है ना। ये अगर फॉर्मूला रियल फॉर्मूला देखो तो Q इजकल टू इंटू T1 से T2 CP/dt, ठीक है ना। इससे ये सही होता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि ए स्टैंड पाइप हुज, स्टेटमेंट ए है क्या है, स्टैंड पाइप हुज सिस्टम प्रोवाइड्स ए रिलायबल मीन्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रिलायबल वाटर सप्लाई टू अ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बिल्डिंग फॉर फायर फाइटिंग। और स्टेटमेंट बी क्या है, क्लास 2 स्टैंड पाइप होज सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर द यूज ओनली बाय ट्रेंड फायर डिपार्टमेंट पर्सनल्स एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर रिसेंट और बिल्डिंग यूजेस। स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, स्टैंड पाइप सिस्टम है, ये बिल्डिंग में परमानेंट पाइपिंग सिस्टम है, ठीक है। रिलायबल वाटर सप्लाई है, स्पेसिफिक एरिया तक वाटर पहुंचाता है, ठीक है। हाई राइज बिल्डिंग पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि स्टैंड पाइप क्लासेस, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि स्टैंड पाइप क्लासेस क्लास स्टैंड, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अच्छे से, कि क्लास 2 स्टैंड पाइप होज सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर द यूज ऑफ ओनली ट्रेंड फायर फाइटर पर्सनल्स एंड नॉट इंटेंडेड फॉर। इसमें कह रहा है कि सिर्फ फायर फाइटर के लिए ही सिर्फ स्टैंड पाइप होज को यूज करने के लिए दिया गया है। तो इससे ये दूसरा कथन तो गलत है, पहला ही सही है, ठीक है ना। क्लास 2 में क्या है, रेसिडेंट्स और बिल्डिंग स्टाफ के लिए भी होता है, वो हम यूज करते हैं। और क्लास 1 जो फायर डिपार्टमेंट के लिए होता है, जैसे क्लास 1 में क्या आता है, फायर डिपार्टमेंट पर्सनल ओनली, और क्लास 2 में बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स और रेसिडेंट्स, क्लास 3 में बोथ दोनों कहलाता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ये